शहर इलाहाबाद के एक शांत इलाके में रहीम चाचा का परिवार रहता था। रहीम चाचा रिटायर्ड टीचर थे। उनकी पत्नी फातिमा घर संभालती थीं और बेटी जारा कॉलेज में पढ़ती थी। जारा 19 साल की खूबसूरत लड़की थी, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखों वाली। परिवार बहुत खुशहाल था। एक शाम खाने की मेज पर जारा ने उत्साह से कहा, अब्बू, कल सना की शादी है, मैं जरूर जाना चाहती हूं। सना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। रहीम चाचा ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं और डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। जारा के चेहरे पर निराशा छा गई। लेकिन अब्बू, सन्ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अगर मैं नहीं गई तो वह बहुत नाराज होगी। फातिमा ने बीच में बोलते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है, शादी में भीड़ भी बहुत होगी। जारा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, सभी दोस्त जा रहे हैं, मैं अकेली रह जाऊंगी, बस कुछ घंटों की बात है। रहीम चाचा ने अपनी चश्मा साफ करते हुए कहा, जारा, रात के वक्त अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। अब्बू, रिजवान भाई मुझे छोड़ने आ रहे हैं, जारा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रिजवान सन्ना का बड़ा भाई था। फातिमा ने रहीम चाचा की तरफ देखा। शायद रिजवान के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। रहीम चाचा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मगर 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें रात 10 बजे तक वापस आ जाना है। दूसरी, तुम्हें रिजवान की गाड़ी से ही जाना है। जारा की आंखों में चमक लौट आई। थैंक यू अब्बू, आप दुनिया के सबसे बेस्ट अब्बू हो। वह उठकर अपने पिता को गले लगाने लगी। रहीम चाचा मुस्कुराए, मगर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन जारा सुबह से ही शादी की तैयारियों में लग गई। उसने अपने लिए एक खूबसूरत गुलाबी लहंगा निकाला। फातिमा ने जारा के लिए खास इत्र लगाया। बेटा, यह इत्र तेरी दादी ने मुझे शादी में दिया था। जारा शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी। वह बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। अम्मी, क्या मैं ज्यादा मेकअप तो नहीं कर ली? नहीं बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है, फातिमा ने गर्व से कहा। बस ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। शाम 6 बजे रिजवान अपनी कार से आ गया। वह सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, रिजवान ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, रहीम चाचा ने जवाब दिया। जारा को सीधे शादी घर छोड़ देना और रात 10 बजे तक वापस ले आना। जी चाचा जी, आप फिक्र न करें, रिजवान ने वादा किया। जारा ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और कार में बैठ गई। कार चलते ही रहीम चाचा ने फातिमा से कहा, कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। फातिमा ने उन्हें दिलासा दिया, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, जारा समझदार लड़की है। मगर रहीम चाचा की बेचैनी कम नहीं हुई। शादी के हॉल में जब जारा पहुंची तो वहां का माहौल बहुत रंगीन था। जारा, तू आ गई, सना ने खुशी से चिल्लाते हुए उसे गले लगा लिया। मेरी सबसे प्यारी दोस्त की शादी, मैं कैसे नहीं आती, जारा ने उत्साह से जवाब दिया। शादी में जारा के सभी दोस्त मौजूद थे। सबने जारा के लहंगे और खुशबू की तारीफ की। जारा का इत्र इतना तेज था कि उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति को उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। रिजवान ने जारा से कहा, मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठता हूं, तुम्हें जाना हो तो बुला लेना। शाम के 7 बजे से शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। जारा अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रही थी, मगर 9 बजे तक मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। रिजवान ने अंदर आकर जारा से कहा, लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी जाना चाहिए। जारा ने कहा, अभी तो मस्ती चल रही है, थोड़ी और रुक लेते हैं। नहीं जारा, अगर बारिश शुरू हो गई तो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, रिजवान ने समझाया। मगर जारा ने रिजवान की बात नहीं मानी। 9:30 पर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि शादी के हॉल की छत पर पानी की बूंदों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दे रही थी। सभी मेहमान हॉल के अंदर ही सिमट गए। जारा अब घबराने लगी। रिजवान भाई, अब क्या करें? रिजवान ने कहा, अब हमें इंतजार करना चाहिए, इस तूफान में गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। मगर जारा को अपने पिता के वादे की याद आई। नहीं, अब्बू ने कहा था 10 बजे तक लौटना है। रिजवान ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश थोड़ी कम हुई थी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। जारा ने सना से विदा ली और रिजवान की कार में बैठ गई। कार शहर की सड़कों पर चलने लगी। बारिश की वजह से सड़कें खाली थीं। जारा ने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। वह बहुत चिंतित थी।
अचानक कार का इंजन एक अजीब सी आवाज करने लगा। रिजवान ने गाड़ी को साइड में लगाया। क्या हो? कार का इंजन पूरी तरह बंद हो चुका था। रिजवान ने बार बार चाबी घुमाई पर कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज और कभी कभी दूर से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। जारा की सांसें तेज हो गई थीं। यह क्या हुआ? जारा की आवाज कांप रही थी। हमें यहां क्यों रुकना पड़ा? यह जगह तो बिल्कुल सुनसान है। रिजवान ने टॉर्च निकाला और बोनट खोलकर इंजन की जांच करने लगा। लगता है वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई है। पानी भर गया होगा। तुम घबराओ मत, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। जारा ने खिड़की से बाहर झांका। पुराने कब्रिस्तान का गेट सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। उस पर लटका हुआ एक पुराना तावीज हवा में हिल रहा था। कब्रिस्तान के अंदर उजड़ी हुई कब्रें और टूटे फूटे पत्थर दिखाई दे रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। रिजवान भाई, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जारा ने डरे हुए स्वर में कहा। यहां से जल्दी निकल चले। तुम गाड़ी में बैठो और दरवाजा अंदर से लॉक कर लो, रिजवान ने कहा। मैं आसपास कोई मदद ढूंढता हूं, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। रिजवान टॉर्च लेकर चला गया। जारा अकेली कार में बैठी रह गई। बारिश का पानी कार की खिड़कियों पर टकरा रहा था और हवा का झोंका कार को हिला रहा था। उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। कब्रिस्तान की तरफ से आती हुई अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जारा, जारा। जारा ने चौंक कर सिर उठाया। यह आवाज रिजवान जैसी लग रही थी, मगर इसमें एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई पुराने गले से बोल रहा हो। रिजवान भाई, क्या आप वापस आ गए? जारा ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज और वही फुसफुसाहट। जारा ने खिड़की से बाहर देखा, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुराना सा गाना बजने लगा, जो धीरे धीरे डरावने स्वर में बदलता जा रहा था। जारा ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर वह बंद नहीं हुआ। गाने की आवाज और भी डरावनी होती जा रही थी। जारा, बाहर आओ, मैं यहां हूं। यह आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी और लगता था कब्रिस्तान के गेट के पास से आ रही है। जारा ने सोचा शायद रिजवान ने कोई मदद ढूंढ ली है और उसे बुला रहा है। उसने हिचकिचाते हुए कार का दरवाजा खोला। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। वह धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ने लगी। रिजवान भाई, आप कहां हो? जारा ने पुकारा। यहां, गेट के पास, जल्दी आओ। जारा गेट के पास पहुंची। गेट बंद था और उस पर वह पुराना तावीज लटक रहा था। तावीज पर अजीब से निशान बने हुए थे और वह हल्का सा चमक रहा था। जारा को लगा जैसे तावीज उसे अपनी ओर खींच रहा है। गेट खोलो, तावीज हटा दो, आवाज फिर आई। जारा ने हिचकिचाते हुए तावीज को छुआ। जैसे ही उसने तावीज को हटाने की कोशिश की, उसे एक तेज झटका सा लगा, मगर फिर भी उसने तावीज की गांठ खोल दी। गांठ खुलते ही गेट अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। जारा को लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा है। उसके कदम अपने आप अंदर की ओर बढ़ने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह ऐसे चल रही थी जैसे किसी के नियंत्रण में हो। कब्रिस्तान के अंदर पुरानी और टूटी हुई कब्रें थीं। कुछ कब्रों के पत्थर टूट चुके थे और कुछ पर अजीब सी भाषा में लिखावट थी। इसी बीच रिजवान एक मैकेनिक के साथ वापस आया। उसने देखा कि कार का दरवाजा खुला है और जारा अंदर नहीं है। जारा, जारा, रिजवान ने चिल्लाकर पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर खुले हुए कब्रिस्तान के गेट पर पड़ी। वह समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। रिजवान और मैकेनिक तेजी से कब्रिस्तान के अंदर दौड़े। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जारा एक बड़ी सी कब्र के सामने खड़ी है और खाली आंखों से आगे देख रही है। जारा, यहां क्या कर रही हो? रिजवान ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। जारा ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखों में वह चमक गायब थी। चलो, हमें जाना चाहिए, उसने एकदम सपाट स्वर में कहा। रिजवान जारा को लेकर कार में वापस आया। मैकेनिक ने कार ठीक की और वे घर की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते जारा चुपचाप बैठी रही। उसने एक भी बात नहीं की। जब वे घर पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। रहीम चाचा और फातिमा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई? रहीम चाचा ने चिंतित स्वर में पूछा। रिजवान ने सारी घटना बताई। कार का खराब होना, कब्रिस्तान का गेट, जारा का अजीब व्यवहार।
जारा ने बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने किसी से आंखें नहीं मिलाई और न ही कुछ बोली। फातिमा ने चिंतित होकर अगले कुछ दिनों में जारा का व्यवहार और भी अजीब होता चला गया। वह घंटों तक शीशे के सामने बैठी रहती, कभी कभी खुद से बड़बड़ाती हुई। उसकी आवाज कभी अपनी सामान्य आवाज में होती तो कभी किसी गहरी डरावनी आवाज में बदल जाती। रहीम चाचा और फातिमा बेहद चिंतित थे। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रहीम चाचा को जारा के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह उठे और धीरे से कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो वह सन्न रह गए। जारा हवा में तैर रही थी। उसके शरीर पर गहरे नीले निशान थे और आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। हाँ अल्लाह, यह क्या हो रहा है? रहीम चाचा की आवाज कांप उठी। जारा ने अचानक सिर घुमाया। उसकी आवाज एक डरावनी गर्जना में बदल गई। तूने मुझे देख लिया, अब तेरी बारी है बूढ़े। रहीम चाचा पीछे हटे और तेजी से फातिमा को जगाया। जब दोनों वापस आए तो जारा अपने बिस्तर पर सामान्य अवस्था में सो रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह रहीम चाचा ने तुरंत एक मनोचिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने जारा का परीक्षण किया और कहा, यह सब मानसिक तनाव के लक्षण हैं। उसे कुछ दवाइयां देता हूं, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे जारा की हालत और बिगड़ती चली गई। वह अब खाना पीना छोड़ चुकी थी और रात भर जागती रहती थी। एक शाम जब फातिमा जारा के कमरे में खाना लेकर गईं, तो जारा ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि फातिमा को कमरे से बाहर फेंक दिया। जारा की आवाज गर्जना करती हुई आई, कोई मुझे छूने की कोशिश नहीं करेगा, मैं सिर्फ उसकी हूं। रहीम चाचा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो जारा पूरी तरह सामान्य दिख रही थी। उसने पुलिस वालों से शिकायत की कि उसके माता पिता उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और चली गई। अगले कुछ घंटे शांति से बीते। रात के 11 बजे अचानक जारा के कमरे से चीखने की आवाज आई। रहीम चाचा और फातिमा दौड़े गए। कमरे का दरवाजा इतना मजबूती से बंद था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। अंदर से जारा की कराहने की आवाज आ रही थी, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। फातिमा रोती हुई दरवाजा पीटने लगी, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे क्या चाहिए तुझे? अंदर से एक गहरी डरावनी हंसी गूंजी, मुझे तो बस इसका शरीर चाहिए, इसकी जवानी चाहिए, इसकी खूबसूरती चाहिए। रहीम चाचा ने आसपास के सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सभी की सांसें रुक गईं। जारा हवा में लटकी हुई थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और आंखें पलकें झपकाए बिना सामने देख रही थीं। उसके चारों ओर एक अजीब सी नीली रोशनी घूम रही थी। निकल जाओ सब यहां से। जारा की आवाज में एक साथ कई आवाजें गूंज रही थीं। यह अब मेरी है। एक पड़ोसी ने कहा, यह तो जिन्न का साया है, आपको किसी मौलवी साहब के पास जाना चाहिए। रहीम चाचा ने तुरंत शहर के प्रसिद्ध मौलवी साहब को फोन किया। मौलवी साहब ने फोन पर ही कुछ आयतें पढ़ी और कहा कि वह तुरंत आ रहे हैं। मौलवी साहब के आने तक जारा का शरीर ऐंठता रहा और उसकी आवाज में बदलाव होता रहा। कभी वह अपनी सामान्य आवाज में रोती तो कभी उसकी आवाज किसी पुरुष की गहरी आवाज में बदल जाती। जब मौलवी साहब आए तो उन्होंने तुरंत ही स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण जिन्न नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है और इसने इस लड़की पर पूरा कब्जा कर लिया है। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जारा के शरीर में एक भयानक ऐंठन शुरू हो गई। वह फर्श पर लुढ़कने लगी और चीखने लगी, रुक जा, इसे बंद कर। मौलवी साहब ने रुके बिना पढ़ना जारी रखा। जारा का शरीर हवा में उठा और दीवार से टकराया। उसकी आवाज एक भयानक गर्जना में बदल गई, तू मुझे रोक नहीं सकता मौलवी, मैं इसके शरीर से चिपक गया हूं। कमरे में मौजूद सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। मौलवी साहब ने जारा के पास जाकर उस पर जमजम का पानी छिड़का। जैसे ही पानी का छींटा पड़ा, जारा के शरीर से धुआं निकलने लगा और एक भयानक चीख निकली। आखिरी मौका है, मौलवी साहब ने कहा, इस लड़की का शरीर छोड़कर चला जा। जारा के मुंह से जवाब आया, कभी नहीं, मैं इसके साथ रहूंगा, यह मेरी है। मौलवी साहब ने एक तावीज निकाला और जारा के गले में डालने की कोशिश की,
लेकिन तावीज को छूते ही जारा के हाथ से एक ऐसा जोरदार धक्का लगा कि मौलवी साहब दूर जा गिरे। तुम सब मूर्ख हो, जारा की आवाज गरजती हुई आई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं इस शरीर में हमेशा के लिए मौलवी साहब के जाने के बाद का सप्ताह रहीम चाचा के परिवार के लिए नर्क से कम नहीं था। जारा अब पूरी तरह से उस अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आ चुकी थी। वह दिन भर अपने कमरे के कोने में बैठी रहती, कभी कभी अजीब आवाजें निकालती और दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे मारती। एक शाम जब फातिमा जारा के कमरे में झाड़ू लगा रही थी, अचानक जारा ने उन पर हमला कर दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। तूने मेरे कमरे को नापाक कर दिया, जारा चीखती हुई बोली। अब तुझे सजा मिलेगी। फातिमा डर के मारे चीख उठी। रहीम चाचा दौड़े आए और जारा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि वह रहीम चाचा को भी आसानी से धक्का देकर गिरा दिया। कोई मुझे छूने की कोशिश नहीं करेगा, जारा गुर्राई। उस रात के बाद रहीम चाचा ने फैसला किया कि वह जारा को अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, जारा के कमरे से एक भयानक चीख निकली। मुझे यहां से नहीं ले जा सकते, मैं यहीं रहूंगी। अगली सुबह रहीम चाचा ने शहर के सबसे प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ वर्मा को बुलाया। डॉ वर्मा ने जारा का परीक्षण किया और हैरान रह गए। यह केस बहुत ही असामान्य है, उन्होंने कहा। मैंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा। डॉ वर्मा ने जारा को शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जारा और ज्यादा उग्र हो गई। यह सब बेकार है, वह चीखती हुई बोली। कोई दवा मुझे नहीं रोक सकती। इसी बीच मौलवी साहब 3 और अनुभवी मौलवियों के साथ वापस लौटे। उन्होंने रहीम चाचा से कहा, हमें पता चला है कि यह जिन्न कौन है। यह हमजा नाम का एक शक्तिशाली जिन्न है जो 70 साल पहले इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। चारों मौलवियों ने मिलकर एक शक्तिशाली रूहानी इलाज शुरू किया। उन्होंने कमरे के चारों कोनों में कुरान की आयतें लिखी और जमजम का पानी छिड़का। जारा का शरीर एक भयानक ऐंठन के साथ हिलने लगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, जारा के मुंह से गहरी आवाज निकली। मैं इस शरीर से चिपका हुआ हूं। मौलवी साहब ने जोर से पुकारा, हमजा, अल्लाह के नाम पर हम तुझे आदेश देते हैं कि तू इस बेचारी लड़की का शरीर छोड़ दे। एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की सारी खिड़कियां टूट गईं। जारा का शरीर हवा में उठा और फर्श पर जोर से गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और आंखें पलट गईं। वह चला गया, एक मौलवी ने कहा। लेकिन तभी जारा का शरीर फिर से हिलने लगा। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। मैं अभी भी यहां हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मौलवी साहब ने एक विशेष तावीज निकाला जो सदियों पुराना था। उन्होंने उसे जारा के माथे पर लगाया। एक भयानक चीख के साथ एक काले धुएं का गुब्बार जारा के मुंह से निकला और कमरे में घूमने लगा। यह है वह जिन्न, मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा। हमें इसे कैद करना होगा। चारों मौलवियों ने मिलकर दुआएं पढ़नी शुरू की। काले धुएं का गुब्बार छोटा होता गया और अंततः एक छोटी सी शीशी में समा गया। मौलवी साहब ने तुरंत शीशी का ढक्कन बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। अब यह सदा के लिए कैद हो गया है। मौलवी साहब ने राहत की सांस ली। जारा बेहोश पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। कई दिनों तक वह बेहोश रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। 1 महीने बाद जारा घर वापस आई। वह पहले जैसी सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक कभी वापस नहीं आई। वह कम बोलती थी और ज्यादातर समय अकेले बैठी रहती थी। मौलवी साहब ने उस शीशी को ले जाकर एक गुप्त जगह पर दफना दिया। उन्होंने रहीम चाचा से कहा, अब आप निश्चिंत रहें, यह जिन्न कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद जारा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। उसे अजीब सी तकलीफ होने लगी और उल्टियां आने लगी। एक सुबह जब फातिमा ने जारा को उल्टी करते देखा तो वह समझ गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने हैरानी से कहा, जारा गर्भवती है। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। रहीम चाचा ने मौलवी साहब को फोन किया, लेकिन पता चला कि मौलवी साहब की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। जब रहीम चाचा ने उस दुर्घटना के बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला
कि दुर्घटना उसी कब्रिस्तान के पास हुई थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक रात जारा को सपना आया। उसमें वही कब्रिस्तान का गेट था और उसी तावीज वाला आदमी खड़ा था। उसने जारा से कहा, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे बच्चे के रूप में वापस आ रहा हूं। जारा चीखती हुई उठ बैठी। उसने महसूस किया कि उसके पेट में कुछ हिल रहा है। वह समझ गई कि यह